Assalamualaikum bachcho. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss the most important, the most interesting chapter, the dentist patient communication. ठीक है, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री का एक बड़ा मज़े का चैप्टर है डेंटिस्ट पेशेंट कम्युनिकेशन. यू नो वॉट कि जब हम किसी भी क्लिनिकल फील्ड में होते हैं, ठीक है, क्लिनिकल फील्ड मींस के कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हो, कोई हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हो, मींस कोई क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जो डॉक्टर्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है उनकी एक तो एथिक्स के बाद आता है कम्युनिकेशन. ठीक है, कि हाउ दे कम्युनिकेट विद देयर पेशेंट्स. ऐसा तो नहीं कि वो बहुत मिसबिहेव कर रहे हो पेशेंट्स के साथ या रूडली उनके साथ बिहेव कर रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो. ठीक है, अब आपको पता है कि जब आप अपने पर्सनली भी खुद पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई पेशेंट, आप ऐसा अपनी फैमिली में सोचें कि क्या वो ये देखते हैं कि डॉक्टर के पास कितनी डिग्रीज़ हैं या वो कितना ज़्यादा उस चीज़ में एक्सपर्ट है, बल्कि वो देखते हैं कि डॉक्टर है कैसा. अब इस है कैसा का मतलब क्या है, ये नहीं कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो खूबसूरत है, वो मॉडर्न है, उसका स्टाइल ये है, उसका फैशन डिज़ाइन ये है. नहीं, वो ये चेक करते हैं कि हाउ शी और ही कम्युनिकेट विद देयर पेशेंट्स. वो ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं उनके साथ. मैंने काफ़ी डॉक्टर्स, काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर्स देखे हैं इस तरीके के, जो अपने पेशेंट्स के साथ बड़ा रूडली बिहेव करते हैं कि पेशेंट्स उनको अपने बीमारी के बारे में बताते हुए अभी डर रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे डांट पड़ जाएगी. इवन डॉक्टर्स क्या करते हैं, डांट रहे होते हैं पेशेंट्स को कि भाई तुमने ये चीज़ क्यों नहीं करी, तुमने ऐसा क्यों नहीं करा. तो वो एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है पेशेंट के पास कि वो डॉक्टर के पास जाने से ही डरता है कि नहीं भाई मैं जाऊँगा तो वो मुझे डांटे ना. ठीक है, आपका रोल है कि आपने उस पेशेंट को समझाना भी है, आपने उसको काउंसिल भी करना है, आपने उसको गाइड भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना कोई ऐसा बिहेवियर शो करो कि पेशेंट वहाँ से डर के भाग जाए. ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है डेंटिस्ट पेशेंट कम्युनिकेशन. इसमें आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हमने कम्युनिकेट करना होता है जब कोई भी पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आएगा, या कम्युनिकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन कि आप मुंह से क्या बोल रहे हो उसको, आप कोई जो है हार्श वर्ड तो नहीं बोल रहे, कोई आप ऐसा वर्ड तो नहीं यूज़ कर रहे, या आप साइलेंट तो नहीं बैठे हुए. साइलेंट बैठा हुआ मीन्स के पेशेंट आपको अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा था, और पता चला आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप जो है उस टाइम पे किसी और से बात कर रहे हैं कि पेशेंट को लग रहा है कि मैं तो बकवास कर रहा हूँ मतलब उसके सामने. ठीक है, तो आप ये चैप्टर और ये टॉपिक अपने दिमाग में सारे केस सिनेरियोज़ बनाकर समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. एंड आई होप कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपके अंदर ख़ुद ये स्किल्स डेवलप होंगी, और आप जब खुद क्लिनिकल फील्ड में जाएंगे तो आपको ख़ुद होगा कि हाँ भाई, हमने सेकेंड ईयर में अपनी कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था विच इज़ डेंटिस्ट पेशेंट कम्युनिकेशन, और इसको हमने फॉलो करना है, ये स्टेप्स को हमने फॉलो करना है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं ना, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है. क्यों ख़राब होता है? क्योंकि वो सुबह से रात तक या सुबह से शाम तक जो भी उनकी ओपीडी टाइमिंग्स होती हैं वो वहाँ पे पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, और पेशेंट्स भी खैर ऐसे आते हैं जो बहुत ही कहेंगे पकाने वाले या बहुत ज़्यादा इस तरीके के होते हैं कि उनको बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है, या उनको जो है ना इतने ज़्यादा इलिटरेट होते हैं कि हम कुछ समझा रहे होते हैं तो उनको समझ नहीं आ रही होती. ठीक है, तो काफ़ी सारे हम केसेस इसमें देखेंगे कि जहाँ पर जो है पेशेंट को समझाना हमारे लिए क्यों हेक्टिक हो रहा होता है. पहली चीज़ तो ये कि एक केस मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास एक पेशेंट आया था अबाउट 1 मंथ अगो. ठीक है, उसके स्केलिंग का प्रोसीजर करना था हमने. अब वो पेशेंट, उसको हम समझा रहे हैं कि आपके दांतों में मतलब इतना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपकी स्केलिंग की नीड है, आपके इतने ज़्यादा प्लाक है, आपका टार्टर इवन इतना हुआ है कि इसकी वजह से आपके सीवियर पेरियोडोंटाइटिस है कि आपके किसी भी लम्हे सारे दांत जो है ना निकल जाएंगे. लेकिन शी से कि नहीं, मैं तो ये नहीं करवाऊँगी. अब यहाँ पे आपके आती है कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप अपने पेशेंट को किस तरीके से काउंसिल कर रहे हो, किस तरीके से उसका एग्री कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको अपना ट्रीटमेंट प्रोसीजर बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो. ऐसा तो नहीं कि आप उसको इतना ख़तरनाक तरीके से डरा कर बता रहे हो कि वो मज़ीद जो है एंजाइटी में चला जाए और वो वापस कभी आए नहीं, ना सिर्फ आपके पास बल्कि किसी और के पास भी ना जाए. ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे केसेस होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस में अपने क्लिनिक्स में देखेंगे लाजमी.
अपनी ओपीडीज़ में देखेंगे कि वो उनको काउंसिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद समझे साबित होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डेंटिस्ट पेशेंट कम्युनिकेशन। पहले लिखा हुआ है कि ग्रेट डेंटल केयर इज़ ऑल अबाउट गुड कम्युनिकेशन। जितनी भी अच्छी डेंटल केयर है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, गुड कम्युनिकेशन के ऊपर। अब व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन कहते हैं किसे? द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन, मीनिंग्स एंड फीलिंग्स, तीन चीज़ें क्या क्या, इन्फॉर्मेशन, मीनिंग्स एंड फीलिंग्स आर शेयर्ड बाय पर्सन्स थ्रू आउट द एक्सचेंज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। हम जो है ये तीन चीज़ें शेयर करते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस के ज़रिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। फॉर सक्सेसफुल ओरल केयर, अब जो है ओरल केयर मतलब सक्सेसफुल ओरल केयर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब क्या स्टेप्स होना चाहिए। पहला स्टेप इंट्रोड्यूस, पहले आप उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया आपके पास डेंटल यूनिट पर आकर बैठा और आपने डायरेक्ट हाथ उसके मुंह में डाल दिए, नहीं, इट्स वेरी अनइथिकल। आप पहले उसको इंट्रोड्यूस करवाओ, उससे कॉन्सेंट लो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर वरूद, मैं आपकी डॉक्टर हूँ, क्या मैं आपका मुआयना कर सकती हूँ, ठीक है। ये होता है कॉन्सेंट लेने का तरीका। जब तक वो बच्चा या जो भी पेशेंट है वो आपको नहीं बोलता कि नहीं लेना, आप वहीं पे रुक जाएं। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है नहीं और आप फिर भी लगी हुई हैं उसके अंदर, तो नहीं, आपने क्या करना है, कॉन्सेंट लेना होता है। लिसन, सेकंड स्टेप, उसको सुनो। ये नहीं क्या बोले भाई, आप तो पेशेंट हो, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो नज़र आ गया कि इसके अंदर इस वाले दांत में मसला है। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसके 3 दांतों में कैविटी लगी हुई है, लेकिन उसको दर्द जो है ना 6 में हो रहा है, सही, उसको 5, 6, 7 में उसको समझे कैविटी लगी हुई है, लेकिन उसको सिर्फ पेन जो है ना 6 में हो रहा है। अब वो मेरे पास जो कंप्लेन लेकर आया, वो कंप्लेन उसकी ये थी कि उसके 6 में जो है ना पेन था, लेकिन वो आकर बैठा, मैंने उससे कुछ नहीं सुना, मैं डायरेक्ट उसके मुंह में घुसी, मैंने देखा 3 दांतों में मसला है, मैंने उसकी रूट कनाल या जो भी मुझे प्रोसीजर करना था वो मैंने शुरू कर दिया। तो ये बहुत गलत चीज़ है, आपने उसकी कंप्लेन ही नहीं सुनी कि उसको दर्द कहाँ था, उसको 6 में दर्द था, आपने 5 को ट्रीट कर दिया, सही है। तो सेकेंड स्टेप इज़ मस्ट लिसन योर पेशेंट। थर्ड इज़ एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन क्या करना है, आपने उसको प्रोसीजर बताना है, आपने उसको ट्रीटमेंट प्लानिंग बतानी है। आप जो जो ट्रीटमेंट करते रहो, आप प्रोसीजर मतलब जो जो आप कर रहे हो फॉलो, आप उसको बताते रहो। देखें, अब मैं आपकी ये रूट कनाल करने लगी हूँ, मैं ये फ़ाइल डालूँगी, आपको प्रेशर फ़ील होगा लेकिन आपको दर्द फ़ील नहीं होगा। मतलब आप उसको काउंसिल कर रहे हो उस स्टेज के ऊपर बैठ के, मतलब उस यूनिट पर बैठकर आप उसको साथ साथ काउंसिल भी कर रहे हो, उसको पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं कि देखें अब मैं ये करने लगी हूँ, अगर दर्द हो तो मुझे बता दिएगा। तो वो मेंटली प्रिपेयर होगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट उसके मुंह में आपने कुछ चीज़ डाली, उसको इतना शदीद दर्द हुआ कि वो उठ के चिल्लाकर बैठ गया। आपने उसको मेंटली प्रिपेयर कर लिया, तो आपको पता है सारा तो दिमाग का खेल होता है। जब वो मेंटली प्रिपेयर होगा तो उसको पेन भी कम होगा और वो कोई आपसे शिकायत भी नहीं करेगा कि अचानक से मेरे साथ क्या कर दिया, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस, लिसन एंड एक्सप्लेन। अब क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं क्लिनिकल सिचुएशंस में, जो कॉमनली हम स्टूडेंट्स के उसमें देखते हैं कि क्या जो है ना पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है या क्या कंप्लेन होती है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहली चीज़ तो ये टॉकेटिव एंड साइलेंट पेशेंट, या तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला पेशेंट होगा, अब आपका तो काम ही सारा मुंह का है, अब वो बोल रहे हैं तो आप काम ही नहीं कर पा रहे, या बहुत ज़्यादा साइलेंट है। अब साइलेंट इन अ सेंस कि वो आपको अपनी कंप्लेन सही से बता ही नहीं पा रहा, आप जब तक हिस्ट्री नहीं ले पा रही तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा दांत ट्रीट करना है। या ओवर फेमिलियर और डिपेंडेंट पेशेंट, कुछ लोग होते हैं आजकल तो हमारे गूगल साहब सब कुछ बता देते हैं, तो वो क्या करते हैं पहले से ही अपने गूगल से सारा ट्रीटमेंट अपना चेक कर आते हैं, मेरे दांत में ये मसला है तो गूगल आप मुझे बताएं कि क्या ट्रीटमेंट होगा। गूगल उनको बता देता है और वो आके बोलते हैं नहीं गूगल ने तो मुझे ये बताया था, मैं यही करवाऊँगा, जबकि उसके लिए नहीं है ये चीज़ फ़ायदेमंद। तो बहुत ज़्यादा ओवर फेमिलियर या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं ना, वो भी हमारे लिए इशू क्रिएट करते हैं। ये फिक्स्ड ओपिनियन, वही सेम थिंग कि वो घर से माइंड बनाकर बिठा कर आएँ कि मुझे ये काम करवाना है, लेकिन आप देख रहे हो कि उसको ये काम की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसको ये काम करवाना है। जैसे कि पेशेंट आपके पास आया कि उसको जो है ना वो करवाना है, आरपीटी बनवाना है, मतलब पार्शल डेंचर बनवाना है, सही है, रिमूवल पार्शल डेंचर बनवाना है। लेकिन जब आपने उसके मुंह की हालत देखी, आपको नज़र आया कि उसको स्कैनिंग की नीड है अभी तो,
जब तक स्केलिंग नहीं होगी आप उसका डेंचर नहीं बना सकते। आपने उसको बोला कि भाई आप जो है ना स्केलिंग के लिए चले जाएं, आप स्केलिंग करवा कर आएँ, देन मैं आपका डेंचर बना दूँगी। अब वो तो अपने ओपिनियन बनाकर आया हुआ कि नहीं मैंने तो डेंचर बनवाना है, आप ये क्या मेरा नया खर्चा करवा रहे हैं। पेशेंट्स को ये भी होता है, तो वो उन पेशेंट्स को काउंसल करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जो पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड ओपिनियन रख कर आते हैं कि मुझे तो सिर्फ इतना ही काम करवाना है। डिस्ट्रेस्ड और एंजियस पेशेंट्स, ये हमने डेंटल एंजाइटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एंजाइटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पेशेंट किस तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तो जो पेशेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी डेंटल एंजाइटी का शिकार होंगे उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन कि वो रूम में जब एंटर होंगे ना तो उनकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाएगी, पैल्पिटेशंस हमने पढ़ा था डेंटल एंजाइटी के चैप्टर में, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको ट्रीट करना या उनको काउंसल करना। नॉट फॉलो एडवाइस, कोई आपके एडवाइस को फॉलो नहीं करते, उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो या इनकन्सिस्टेंट इन गिविंग द पास डेंटल हिस्ट्री, कोई वो आपको प्रॉपर अपनी डेंटल हिस्ट्री नहीं बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ना। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी पेशेंट की तो आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट हो। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इशू क्रिएट करते हैं डेंटल प्रैक्टिस में कि पेशेंट्स की तरफ से आपको ये इश्यूज़ हो सकते हैं। अब जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। पहली चीज़ थी बेटर डायग्नोसिस, जब आप उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, आप अच्छे तरीके से उससे बात करेंगे, उसको सुनेंगे, वो आपको अपनी कंप्लेन बताएगा, अपनी हिस्ट्री बताएगा, तो आपको डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में बड़ा जो है ना क्या होगा, फ़ायदा होगा, बड़ी आसानी होगी, आप इजीली उस डिज़ीज़ को डायग्नोस कर लेंगे। लेकिन आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे किसी भी चीज़ को डायग्नोस कर सकते हो। इंक्रीज्ड एडहेरेंस, पेशेंट जो होगा वो बड़ा आपसे मुतमईन होगा, ठीक है, वो आपसे ही काम करवाना चाहेगा, वही पेशेंट सेटिस्फेक्शन होगी, पेशेंट कंप्लेंट्स कम हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना यहाँ पे वर्ड लिख लिएगा, पेशेंट्स कंप्लेंट्स रिड्यूस, ठीक है, पेशेंट्स कंप्लेन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके पास एग्जाम्पल्स वेयर देयर आर क्लियर इश्यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर डेंटल स्टाफ टू बी अवेयर ऑफ इंक्लूड। क्या क्या कंडीशंस आती हैं कि जहाँ पर हमें अपनी स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को शो करना होता है। ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देते हुए या कोई भी डाइटरी चेंज इंस्ट्रक्शंस बताते हुए, एक्सप्लेनेशंस टू असिस्ट सर्टेन फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट की, वही जब हम बता रहे होंगे हर स्टेप पर उस टाइम पे कोई भी बैड न्यूज़ देनी है। अब आप तो डेंटिस्ट हैं लेकिन कोई मेडिकल केयर प्रोफेशनल हो तो उसको पता होगा कि जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई हमें बैड न्यूज़ देनी होती है तो वहाँ पर वो एक वर्ड यूज़ करते हैं सॉरी, ठीक है, ये नहीं कि हाँ भाई तुम्हारा बंदा गया, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि कितना अनएथिकल वे लग रहा है ना आपको अभी मेरा भी बोलना कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ कि एक पेशेंट मर गया है या कुछ उसके साथ मसला हो गया और मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई आपके पास तो सिर्फ 1 महीना है, कर लो जो करना है। तो आप खुद समझ रहे हैं कि आपको इस टाइम पे हंसी भी आ रही होगी कि किस तरीके से मैम बता रही हैं। तो यही चीज़ है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर आप एक्सप्लेन कर रही हैं तो उस टाइम पे आपको ये जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की नीड होती है। अच्छा, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है ना, इट्स नॉट अबाउट ओनली अ वर्बल कम्युनिकेशन। क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन गिवन, management of patient belief about illness and emotional factors, non-verbal behavior, verbal behavior, reflection, assertion, hostility and confrontation, ठीक है। ये कुछ आपके पास स्टेप्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। तो 1 by 1 इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन गिविंग। अब ये स्लाइड में बड़ा अजीब सा करके इन्होंने पूरा एक सिनेरियो बना कर दिया हुआ है, ये इस तरीके से आता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। आपने इस तरीके से नहीं करना होता कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है पार्शियल डेंचर का, या फ़र्ज़ करें वो अपना क्राउन या ब्रिज लगवाना आया है, तो ऐसा नहीं कि आपको जिस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है आपने सिर्फ उसको बोला कि हाँ भाई ज़िरकोनिया क्राउन लगाओ। आपको पता है ज़िरकोनिया क्राउन्स एक्सपेंसिव होते हैं जबकि जो PFM होते हैं वो चीप होते हैं। तो आपने ये नहीं करना, आप तो उनको हर ट्रीटमेंट की, हर चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है कि देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप बता दें, ठीक है। तो प्रॉपर आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है।
अच्छा, कोई आपने हाइजीन की इंस्ट्रक्शंस देनी हो, ओरल हाइजीन की कोई अवेयरनेस आपने उनको देनी हो, तो उसमें इंफॉर्मेशन गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप उनको किस तरीके से इन्फॉर्म करो, किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब है कि ये एक आपके पास वो हुआ था, सही है, 1988 के अंदर जो है ना एक सर्वे फॉर्म हुआ था जिसके अंदर उन्होंने देखा था कि पेशेंट्स किस तरीके से मेमोराइज़ करते हैं या नहीं मेमोराइज़ करते जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है रिलेटेड टू हेल्थ। पहले तो ये कि एजुकेशनल लेवल पर आप बच्चों के पास जाएं, एजुकेशनल लेवल पर उनको इन्फॉर्मेशन दें। दूसरा, द नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स, कि आप उनको किस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी स्टेटमेंट से फिर रहे मीन्स कि आप अभी कुछ कह रहे हैं, 5 मिनट बाद आप कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट्स चेंज ना करें। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ऑफन फॉरगेट, जो भूल जाते हैं कि उन्होंने आपने उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, या मेडिकल नॉलेज जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो जो है ना वेल नोन होते हैं। अच्छा, क्या नाम है, वेरी लो और हाई लेवल ऑफ एंजाइटी के पेशेंट्स, या फर्स्ट प्राइमरी इफेक्ट के दी एंड रिसेंसी इफेक्ट, ये दोनों फैक्टर भी इसी में आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से कन्वे कर सकते हैं। एक तो वर्बली, आप उनको ज़बानी सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना बता दें, या इन रिटर्न फॉर्म में। रिटर्न फॉर्म मींस लीफलेट्स या बुकलेट्स मिलती हैं, इस तरीके की फॉर्म में आप अपने पास क्लिनिक में रख लें, और जब भी कोई पेशेंट जा रहा हो या कुछ हो तो आप उसको वो दे दें कि भाई आप आराम से पढ़ लो। वर्बल प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इम्पार्टिंग डेंटल एंड मेडिकल डिटेल्स ऑफ। जो वर्बल है ना वो ज़्यादा, आपको पता है कि ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों इफेक्टिव होती है? क्योंकि रिटर्न फॉर्म में जो होती है ना पेशेंट्स नहीं पढ़ पाते, सही है। इन शॉर्ट, आपको भी अगर कोई चीज़ पढ़ने के लिए कोई मिले रास्ते में भी, तो आप क्या करेंगे? आप उसको पढ़ने बैठती हैं? नहीं, बहुत ही कम लोग होंगे जिनका कीन इंटरेस्ट होगा इसमें, क्या नाम है, पढ़ने वगैरह की चीज़ों में, तो वो पढ़ेंगे फिर भी बैठ के। वरना आपने देखा होगा आपके घर में ऐसे बहुत सारे लीफलेट्स पड़े हुए होंगे अभी तक जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, जिसमें ऐसी कहीं ना कहीं मालूमात होगी, या कोई न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर भी आता है, तो कुछ ही लोग होते हैं जो पढ़ते हैं। तो वर्बली देना बड़ा इफ़ेक्टिव है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स आप बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं किसी बीमारी की, या ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप वर्बली अपने इंफॉर्मेशन गिविंग के लेवल पर बता सकते हैं। अच्छा, अब रिटन प्रेजेंटेशन के ऊपर हम आएँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, written information may be preferred rather than placing a demand on the patient to read supplied leaflets। हम ऐसे नहीं करते कि जो है ना लीफलेट्स प्रोवाइड कर दें क्योंकि वही चीज़ कि वो पढ़े ना पढ़े, तो हम पैसिव प्रेजेंटेशन उनको जो है ना देते हैं रिटन फॉर्म में कि वो ईज़िली, ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सेकेंड थिंग आ जाती है, अच्छा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिविंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट बिलीफ अबाउट इलनेस एंड इमोशनल फैक्टर्स। क्या आता है इसके अंदर कि डेंटिस्ट विल बी इंकरेजिंग पेशेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, एंजाइटी एंड कॉस्ट, जो भी चीज़ होंगी वो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए उसको मैनेज करेगा पेशेंट को कि वो किस तरीके के बिलीफ रखते हैं इस बीमारी के ऊपर, या उसके इमोशनल फैक्टर्स कितने उससे रिलेट कर रहे हैं। द सेटिंग और प्लेस, आइडियल सर्कमस्टांसिस टू मीट विद अ पेशेंट, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट एरिया, ये तीनों फैक्टर्स भी आपके पास उसी में आ जाते हैं। अब आ जाता है आपके पास नॉन वर्बल बिहेवियर। क्या है इसके अंदर आपके पास? टू इनकरेज गुड कम्युनिकेशन। इसका काम क्या है, मतलब इसका क्या एडवांटेज है? तो ये आपके पास क्या करता है, इनकरेज करता है गुड कम्युनिकेशन को। और डिफ़िकल्टीज़ कैन अराइज विद पेशेंट्स, और डिफ़िकल्टीज़ भी अराइज हो जाती हैं पेशेंट्स के। कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? टच, मतलब आप उनको आराम से टच करके, जैसे होते हैं ना, एक हौसला देकर आप उनको अपनी बात समझाएं। प्रॉक्सिमिटी, पोस्चर एंड ओरिएंटेशन, आप अपना पोस्चर किस तरीके से मेंटेन रख रहे हो उनसे बात करते हुए। बॉडी मूवमेंट कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, गेज एंड आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेज एंड जनरल अपीयरेंस कैसी है। पेशेंट आपके पास आया है तो उसको फील हो रहा है कि वो किसी डॉक्टर के पास आया है या वो किसी ऐसे रैंडम बंदे के पास उठकर आ गया। आपकी अपनी अपीयरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, आपका पोस्चर इस तरीके से होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो कि पेशेंट को भी फील हो, वो कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं जिसके पास आया हूँ तो मैं अब ठीक बंदे के पास आया हूँ, मैं यहाँ से सही ट्रीट होके जाऊँगा। लेकिन आप ही अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप ही जो है ना इस तरीके से लो कॉन्फिडेंस में उसका काम कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो उसको भी फील होगा कि ये तो लगता है शायद नया नया डॉक्टर बना है या इसको काम नहीं आता, ठीक है। पोस्चर एंड ओरिएंटेशन के अंदर क्या आ जाता है,
व्हेन कन्वर्सिंग विद पेशेंट्स अबाउट मैटर्स सच एज, जब हम कोई भी बात कर रहे हो, कन्वर्जेशन कर रहे हो पेशेंट्स के साथ, किन मैटर्स पर, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पर, मेंटेनेंस ऑफ डेंटल हेल्थ पर, या हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हो, तो इन तीनों टाइम पर आपकी पोस्चर और ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे आपको देखो नीचे नज़र आ रहा है, ये अगर फर्स्ट डॉक्टर इस तरीके से बैठकर आपके सुन रहा हो, आपको कैसा फील होगा, या ऐसे या ऐसे, इट्स द बेस्ट पोस्चर। ठीक है, तो पोस्चर से आपको दिमाग में बैठेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है स्किल के अंदर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या एक तो आपने आई कांटेक्ट उनसे मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि वो कहीं देख रहा है, आप कहीं देख रहे हो, कि उसको फील हो रहा हो कि इसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसके अंदर। प्रैक्टिस गुड पोस्चर, गुड पोस्चर की आप प्रैक्टिस करें। स्माइल व्हेन अप्रोप्रिएट, जहाँ आपको लगे आप वहाँ पर मुस्कुराएं ताकि उसको भी फील हो। फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ऐसा ना हो कि वो आपको अपनी बीमारी के बारे में बता रहा हो और आप ऐसा अजीब सा रूड बिहेवियर शो करें, या आप ऐसा फेस एक्सप्रेशंस अपने रखें कि उसको फील हो कि मैं पता नहीं कितना बीमार हूँ, कि मैं मरने वाला हूँ शायद। ठीक है, तो आपने जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराएं ताकि उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले। ऐसा नहीं कि आप फजूल में मुस्कुरा रहे हैं तो वो जब भी परेशान हो जाए शायद इनका दिमाग का कुछ मसला है। ठीक है, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, ऐसा नहीं कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं तो कभी आप इधर घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं। ठीक है, आराम से अपनी एक जगह पर बैठ के उनसे बात सुने। कीप एन ओपन स्टेंस, अवॉइड क्रॉसिंग योर आर्म्स, नॉट टू शो इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास किस में आ जाती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। बॉडी मूवमेंट क्या है कि रैपिड मूवमेंट ना हो, मीन्स वही कि अननेसेसरी कोई मूवमेंट ना हो, आप एक ही जगह आराम से सुकून से टिक कर बैठे हुए हो। बॉडी मूवमेंट में क्या क्या आ जाती हैं चीज़ें, गेस्चर्स, सही है, गेस्चर्स आ गए, पोस्चर आ गया, हेड एंड हैंड मूवमेंट्स हो गई, या फिर होल बॉडी मूवमेंट्स हो गए। सही है, ये आपके पास बड़ा एम्फेसाइज करती हैं पेशेंट को कि वो किस तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके आपके ऊपर। पैरा लैंग्वेज किसे कहते हैं, मीन्स की क्वालिटीज़ ऑफ स्पीच, कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, स्पीड कैसी है, उसका एक्सेंट कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है। ऐसा तो नहीं, आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहे होते हैं, तो आप बड़ा घर पे आके वो जाते हो कि यार उन्होंने बोला क्या था, इतनी जल्दी जल्दी बोला तो कुछ समझ ही नहीं आया, या एक्सेंट उनका इतना ज़्यादा ख़राब होता है, या इस तरीके का होता है कि आपको जो है उन पर कॉन्फिडेंस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वो हो। सही है, अब जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने ये पिक्चर ऐड करी हुई है, ये डॉक्टर पेशेंट को बोल रहे हैं देयर आर अ नंबर ऑफ अर्ली केरियस लीजन्स ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब वो अपने मेडिकल टर्म्स में पेशेंट को समझाने में लगा हुआ है। और पेशेंट मज़ीद जो है ना एक मिनट, पेशेंट जो है ना मज़ीद उसको क्या हो गया, एंजाइटी का शिकार हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट ही इज़ सेइंग। आप जब पेशेंट से डील कर रहे हो तो आप पेशेंट को देखते हुए डील करते हैं कि पेशेंट किस कैटेगरी का है आपके पास। पेशेंट अगर लो क्लास है तो आप उससे लो क्लास लैंग्वेज में ही बात करें कि देखें आपको इस तरीके से दांत में कीड़ा लग गया है। उसको भी पता है आप पढ़े लिखे बंद हो, वो आपको इस बेस पर जज नहीं करेगा कि आप इंग्लिश बोलोगे तो वो बोलेगा कि हाँ ये बहुत पढ़ा लिखा है। वो जब आप सेटिस्फाई होगा जब आप उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है, पैरा लैंग्वेज की डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि द वे इन विच यू सेव वर्ड्स, वॉल्यूम, पिच, स्पीकिंग रेट एंड वॉइस क्वालिटी। पैरा लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो आपके पास फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, टोन आ जाती है, वॉइस की गेस्चर्स है, आई कांटेक्ट है, स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, पैटर्न्स ऑफ टच, एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स एंड साइलेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास पैरा लैंग्वेज में आ जाती हैं। अब साइलेंस यहाँ पर क्या है कि जब पेशेंट आपको कुछ बता रहा है तो आपने उस टाइम पर खामोशी से सुनना है। सही है, ये चीज़ ऐसा नहीं कि आप उससे बहस करने लग जाएं कि तुम डॉक्टर हो मैं डॉक्टर हूँ मुझे तो सब कुछ पता है, नहीं ऐसा नहीं है, आपने पेशेंट को आराम से बात को सुनना है। या फिर ऐसा हो कि आपने अपना वॉल्यूम इतना कम रखा हुआ है, आप इतना आराम से मुंह में बोल रहे हो, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन यहाँ पे कि चल क्या रहा है। या फिर ऐसा हो कि पेशेंट का आप ट्रीट करो और जो भी आपके साथ असिस्टेंट हो आप उसके साथ बातें करने में लगे हो, तो उसको भी ऑकवर्ड फील होगा कि मतलब क्या मैं बीच में इन दोनों के बैठ के इनकी घर की कहानियाँ सुन रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको डेंटल प्रैक्टिस में काम आएंगे आगे। वर्बल बिहेवियर में आपके पास क्या रहता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आप आपकी वर्ड्स की सिलेक्शन क्या है, आप अपने वर्ड्स को बोल किस तरीके से, यानी क्या वर्ड्स आप जो है ना यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द डेंटिस्ट इज़ अवेयर ऑफ द वेरियस स्टेजेस इन एन इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है डेंटिस्ट के लिए कि वो वेरियस स्टेजेस उसको पता हो इंटरेक्शन की।
ऐसा ना हो कि पेशेंट आपसे आराम से बात कर रहा था, अपनी कोई बीमारी बता रहा था, आप हाँ हाँ अच्छा अच्छा सही सही यूँ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो किसी सीरियस बात पर आया तो आप बोले हाँ हाँ गुड गुड। अब पेशेंट भी वो बोलेगा भाई क्या इसका दिमाग ख़राब है। तो मतलब आपको वेरियस स्टेजेस पता हों कि किस तरीके से अब आपने पेशेंट से इंटरेक्ट करना है या आपको अपने वर्ड्स क्या अदा करने हैं। अब आ जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स डेंटिस्ट हैज़ टू लिसन टू द पेशेंट। वही चीज़ कि पेशेंट क्या बोल रहा है, आपने उसकी बात को अच्छे से सुनना है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। गुड मेथड ऑफ चेकिंग, ये बड़ा अच्छा मेथड है चेकिंग का। चेकिंग मीन्स पेशेंट के लिए भी कि डेंटिस्ट कैसा है वो ये चेक करता है, और डेंटिस्ट के लिए भी कि पेशेंट कैसा है, कि वो उसकी सारी चीज़ों को सुन रहा है फिर डायग्नोज कर रहा है किसी भी चीज़ को। बेसिकली रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ रिहर्सिंग द इंफॉर्मेशन दैट द पेशेंट हैज़ गिवन। जो भी पेशेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है उस पर आपने क्या रिहर्स किया है, उसके ऊपर उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। रिफ्लेक्शन जो है बड़ा एसेंशियल पार्ट है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब आ जाता है असर्शन। असर्शन जो है ना एक समझे स्किल है, ये सारे कम्युनिकेशन की स्किल्स ही थी, लेकिन असर्शन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। या मैं कहूँगी कि जो बड़ा स्किल्ड आपके पास डेंटिस्ट होगा या हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा, वो बड़ा जो है ना क्या नाम उसको पता होता है कि पेशेंट को डील कैसे करना है। ठीक है। अब असर्शन होता क्या है कि कभी कभार या तो आपके पेशेंट्स या जो भी हेल्थ केयर टीम होती है वो कुछ अनड्यू डिमांड्स कर देती हैं। अनड्यू डिमांड्स मीन्स कि वो आपसे फ़र्ज़ करो पेशेंट आपके पास आया है स्केलिंग करवाने के लिए, दांतों की सफाई करवाने के लिए, और वो बोले नहीं मुझे तो जो है ना स्केलिंग से बहुत दर्द होता है, मुझे तो आप जनरल एनेस्थीसिया दे दें। ठीक है। अब आप बोलेंगे व्हाट, जनरल एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया तो चलो ठीक है, अच्छा चलो जनरल एनेस्थीसिया भी वो हो गया। आप रूट कनाल कर रहे हैं, ठीक है, और पेशेंट बोल रहा है, या आप जो है फ़र्ज़ करो एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं नहीं हम जो है ना पूरे बेहोशी में काम करेंगे। पूरी बेहोशी मीन्स जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया इस किसी उस पार्ट पर आप जो है ना एनेस्थीसिया दे दें, मतलब ब्लॉक लगा दें, फिल्ट्रेट लगा दें, वो जगह आपकी सिर्फ क्या हो जाएगी, सुन हो जाएगी, और आप वहाँ पे काम कर लो। और जनरल एनेस्थीसिया के पेशेंट को आप पूरा कम्प्लीटली बेहोश कर दें, उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रोसीजर है ना, इस तरीके से। तो अब वो पेशेंट आपके पास आया है स्केलिंग करवाने या एक्सट्रैक्शन करवाना, और वो कह रहे हैं नहीं मैं तो जनरल एनेस्थीसिया में काम करूँगा। तो अब वहाँ पर आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से उसको गाइड करना है। पहला स्टेप, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास वाइवा और ऑस्पी में आता है कि केस बना हुआ आएगा कि जो है ना मुझे एग्जैक्ट केस याद नहीं आ रहा, मुझे मिलता है तो मैं आपको वो शेयर करती हूँ, ठीक है, ग्रुप पे। केस उसका यही था शायद कि अनइरप्टेड विजडम टूथ है, और कह रहे मैं पेशेंट वो निकलवाना है, और वो कह रहा है कि मुझे जनरल एनेस्थीसिया में निकालें। तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? तो पहला स्टेप, whatever patient is telling you, we need to reflect out the same thing so that the patient is not lost from your clinic. पहली चीज़ तो ये कि पेशेंट जो भी कह रहा है आपने उसकी बात को सुनना है और उसके हाँ में हाँ मिलानी है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट उसके मुंह पे बोल दो क्या तुम्हारे दिमाग ख़राब है, ये क्या करने आए हो, या आप उसको डांट दें या मना कर दें तो वो पेशेंट क्लिनिक से चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपने रिफ्लेक्ट करना है कि हाँ जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो, उसकी बात को सुनना है। स्टेप 2, फिल्म नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आप उसको बोलें कि हाँ भाई बताओ उसको पहले सारी चीज़ें, और फिर उसको बोलो कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, सॉरी इस तरीके से काम नहीं होता। आप उसको पूरा प्रॉपर गाइड करें। ठीक है। तो असर्शन के आपके ये 2 स्टेप्स होते हैं। अब है आपके पास हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ एन एग्रेसिव आउटबर्स्ट फ्रॉम अ पेशेंट रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आउटबर्स्ट है, तो उस टाइम पे जो आपकी स्किल काम आती है वो होती है हॉस्टैलिटी। मींस कि आप कैसे उसको काम करोगे, आप उसको कैसे जो है ना चिल करोगे कि गुस्से में आया है पेशेंट आपके पास, या बहुत ज़्यादा वो कहीं से थक हार कर आया है। जैसे आप नॉर्मली अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें ओपीडी की, तो वहाँ पे यही होता है कि वो पहले एक रूम में भेजेंगे, फिर वहाँ से वो बोलेंगे आप उस रूम में चले जाएं, फिर वो बोलेंगे कि भाई आप वहाँ से जो है ना एक्सरे करवा कर आओ, 1 हफ़्ते बाद एक्सरे की रिपोर्ट आएगी, दैन आप आके ट्रीटमेंट करवाओ। तो पेशेंट जो है ना बड़ा गुस्से में भी आ जाता है, कभी कभार नहीं मोस्टली। तो उस टाइम पर आपने पेशेंट को कैसे डील करना है, ये कहलाता है हॉस्टैलिटी। सीक्वेंस क्या है?
पहले तो आपने उसको काम रखना है, ठीक है, फिर डिस्टेंस मेंटेन रखना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स का आप क्या बोल रहे हैं, देन आपने स्पीच मतलब अब आपने बताना है कि इस तरीके से नहीं, देखो इस तरीके से होगा, या आप उसको जो भी जिस तरीके से भी आप उसको कंफर्ट करना चाहें। लास्ट स्टेप इज़ कन्फ्रंटेशन, ठीक है। कन्फ्रंटेशन इज़ information which is clearly not confused about how to proceed by appealing of his assistance। कन्फ्रंट करना मीन्स कि आपने वहाँ पर पेशेंट को इन्फॉर्मेशन क्लियरली उसको समझ नहीं आई थी, वो कंफ्यूज था कि किस तरीके से काम करना था, या वो कोई असिस्टेंस के लिए हेल्प मांग रहे हैं। तो उस टाइम पे जो आप वर्ड्स अपने यूज़ करोगे, उस टाइम पे जो आप उसको कन्फ्रंट करोगे, उसको हम कहते हैं कन्फ्रंटेशन। एग्जाम्पल, कोई एमरजेंसी पेशेंट आ गया या फिर आपके पास, ठीक है, हाँ, कोई इमरजेंसी पेशेंट आपके पास आ गया, तो उस टाइम पे आप ये नहीं करोगे कि नहीं आप बैठें ज़रा आराम करें, मेरे पास जो पहले पेशेंट आया हुआ था मैं उसको देख कर आता हूँ। नहीं, इट्स वेरी अनएथिकल, इट्स वेरी बैड थिंग फॉर यू ना, कि जो एमरजेंसी का पेशेंट आया है, इट्स ऑब्वियस कि आपने पहले एमरजेंसी वाले पेशेंट को ट्रीट करना है। एक बंदा आपके पास गिरता हुआ आ रहा है कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है उसको, और एक बंदा आराम से चिल बैठा हुआ आपके डेंटल यूनिट पे, तो आप उसको समझाओगे कि भाई देखिए इनका इमरजेंसी प्रॉब्लम है, इनको मुझे पहले ट्रीट करना चाहिए, देन आप थोड़ा वेट करो, मैं आपको 10-15 मिनट बाद बुलाता हूँ, ठीक है। तो इट्स अ कन्फ्रंटेशन। तो हम ये कि इस टाइम पे हम इनको रिजेक्ट नहीं करना हमने, ठीक है, उनकी बातों को सुनना है, डिस्कशन करनी है पेशेंट के साथ कि उनका पेन का मसला है या जो भी एक्सट्रैक्शन वगैरह करवानी है, उन सब चीज़ों का, सही है। सो आई होप कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से समझ आई होंगी, ये किस तरीके से जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपने किस तरीके से बिहेव करना होता है पेशेंट के साथ, और किस तरीके से उसको डील करना होता है, क्योंकि बेसिकली जो आपका थिंग है, इट्स अबाउट हाउ टू डील योर पेशेंट। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उस पर काम शुरू कर दें या इस तरीके से बिहेव करें, ठीक है। पहली चीज़ तो है कि पेशेंट के साथ आपने डील कैसे करना है। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।